नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। बीच बहस के एक ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया विषय लेकर हाजिर हैं और इस बार का विषय है मोदी सरकार के 9 साल में कृषि क्षेत्र में नवाचार। वैसे तो प्रधानमंत्री, जैसा कि हम सभी सुनते हैं, अपने संबोधनों में और अपने भाषणों के जरिए बताते हैं कि उनके सरकार के केंद्र में खेत खलिहान और गरीब कल्याण हमेशा से रहा है। बीते 9 वर्ष में कृषि क्षेत्र में उन्होंने ऐसी कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं जिनसे ज़मीन पर और किसानों की आय में और उत्पादन में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। इस तमाम 9 साल में हुई कृषि क्षेत्र में आई योजनाओं को लेकर के हमारे साथ बातचीत के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंदमणि त्रिपाठी। उनसे हम जानेंगे कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के जरिए जो योजनाएं देश में लागू की गई हैं उनका किस तरह से किसानों की आय में, खेत खलिहान में और कृषि क्षेत्र में उत्पादन में और नवाचार में कैसा परिवर्तन देखने को मिला है। तो आइए रुक करते हैं। आनंदमणि जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आनंद जी, बीते 9 वर्षों में वैसे तो कई दर्जनों योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लागू की गई हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला सवाल, कि ऐसी कौन सी 9 बड़ी योजनाएं हैं जो दर्शकों का बताना चाहें जिनसे खेत खलिहान में और कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 सालों में 43 योजनाएं से अब जो पूरी तौर पे दिखाई पड़ रही हैं ज़मीन पर, वो काम कर रही हैं। उन्होंने 43 योजनाओं को किसानों भाइयों के लिए उतारा है ज़मीन पर। उसमें सबसे बड़ी योजना जिसकी चर्चा बाज़ार में, अखबार में, या कहें कि पूरे किसान भाइयों के बीच रहती है, वो सम्मान निधि योजना की थी। जिस समय ये 2017-18 के बीच ये योजना शुरू की गई, ये तब से किसानों को अपने खाते में उस 2000 रुपये का हर किस्त पर जो आता है, 3 किस्तों में 2000 रुपये इंतजार रहता है। इससे जो छोटे जोत के किसान हैं उनको बड़ा लाभ मिला है। दूसरी योजना की अगर हम बात करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इससे थोड़ी सी बड़े जोत के जो किसान हैं उनको योजनाओं का लाभ मिला है। क्रेडिट कार्ड में लेके अपने वो पैसा ले लेते हैं और 6 महीने बाद वो बैंक को भुगतान करते हैं। जब उनकी फसल तैयार हो जाती है वो बीज करते हैं। उसके बाद आती है कि अब उनको पैसा मिल गया किसानों को, तो बीज कहाँ से लाए। तो अच्छी बीज योजना, अच्छी बीज मिले, किसान का अच्छा उत्पादन हो, उसके लिए बीज योजना है। तो उसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बीज योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराते हैं किसानों को। तो ये हो गई, बिजाई तक की व्यवस्था हो गई। अब आती है कि अब खेती तैयार हो गई तो उसके लिए यंत्र चाहिए, जो जुताई बुआई के लिए। तो कृषि यंत्र योजना है जिसके माध्यम से किसान भाई अपनी छोटी बड़ी जोत के अनुसार छोटे बड़े उपकरण खरीद सकते हैं। उसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बीज हो गया, यंत्र हो गया। अब होती है कि फसल बो गई, फसल आ गई, तो अब उसकी सिंचाई योजना, तो वो उसकी सिंचाई योजना उनने दे दी है। उसके अंतर्गत किसान भाइयों को 70 से 90% तक छूट दे दी जाती है। विभिन्न ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर या पंपिंग सेट जो वो खरीदना चाहें उस योजना के अंतर्गत किसान भाई अपने इस सारे कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर पाएं और उनके खेत में कौन सी फसल बेहतर उगेगी, इसको सरकार पहले ही बताती है हेल्थ सॉइल कार्ड से। प्रधानमंत्री हेल्थ सॉइल कार्ड के माध्यम से किसान अपना कृषि विज्ञान केंद्र और वहाँ के आसपास के जो केवीके हैं उससे संपर्क करके अपना जान सकते हैं कि उनकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत है और किस फसल का उत्पादन के लिए बेहतर रहेगा। तो ये सब पूरी तैयारी, मतलब एक बात कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में एक पूरी कृषि व्यवस्था को पैकेजिंग कर दी है, बीज से लेकर, यंत्र से लेकर, सिंचाई तक कर लेकर। अब बात आती है कि फसल तैयार हो गई तो उसके लिए घर बैठे किसानों को चक्कर ना लगाना पड़े, बार बार इधर उधर न जाना पड़े। जो खरीदते हैं खाद्यान्न बाजार में, जो व्यापारी हैं, उनका चक्कर न लगाना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने इनाम योजना, यानी घर बैठे अपना वो फसल बेच सके। तो यानी कृषि उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो वहाँ से उसकी व्यवस्था से लेकर बाजार तक उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो ऐसी पैकेजिंग पिछले 9 सालों में जो देखने को मिली है, वो बेहतर पैकेजिंग नहीं देखने को मिली थी। इन सब के बीच आपदा का, मान लिया कृषि में कोई आपदा आ जाती है और फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए बीमा योजना का भी इंतजाम कर दिया गया है, जिसके माध्यम से किसी फसल खराब होती है या फसल में कोई दिक्कत आती है, आपदा आती है, और मान लिया कभी बारिश, ओलावृष्टि या तमाम कीड़े मकोड़ों के कारण कभी कभी ये सब चीज़ें होती हैं,
तो अगर ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बीमा योजना, यानी किसान भाई अब ज़्यादा सुरक्षित हैं इस 9 साल के पहले के अगर हम कार्यक्रम को देखें। इन तमाम सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ को पीछे एक वैज्ञानिक सोच छिपी है, एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है वैज्ञानिक चीज़ें की। अभी जैसे अभी 2 दिन पहले ही अभी प्रधानमंत्री मोदी ने के नेतृत्व में कई निर्णय हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा निर्णय अब आपको बता दें, अभी इसकी घोषणा की गई थी कि ड्रोन के माध्यम से जैसे आप तमाम छिड़काव करते हैं। मैं जहाँ तक खेती किसान भाइयों के बीच रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे इजराइल की खेती और यहाँ की खेती में बड़ा अंतर। जैसे ड्रिप अब खाद बोनी है तो उठाए और फिर बोते चले गए, तो वो उतनी खेत की ज़रूरत नहीं होती है। अब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, उसके करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मजदूर रखने की ज़रूरत नहीं। आप पानी का जो स्प्रिंकलर है उसके साथ उसको अटैच कर दीजिए और वो अपने आप हर जड़ तक हर फसल की ज़रूरत के अनुसार पहुंच जाएगा। अच्छा, वो जो लिक्विड फॉर्म दिया जा रहा है वो जो केवीके के माध्यम से दिया जा रहा है, तो उन्हें पत्ती को बताया जा रहा है कि किस स्पीड से जाएगा, कि पानी में किस माध्यम से जाएगा, कितना छिड़काव करना है। आप अभी देखेंगे तो सड़कों के किनारे आप डब्बे बैग रखे हैं तो उससे स्प्रिंग कर रहा है। तो पहले जो खेतों को नुकसान पहुंचा था जिसके कारण कई बीमारियां बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें भी मतलब देखिए खेती करना केवल एक माध्यम नहीं रह गया। खेती का संपूर्ण विकास प्लस स्वास्थ्य, आप देखेंगे कि पंजाब जो सटर राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, एक दौर आया जिसके कारण मतलब कैंसर एक्सप्रेस तक चली, तो उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ से लेकर, जमीन के हेल्थ से लेकर मानव के हेल्थ जो है उसका पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। तो इसमें इसी तरह से लगातार जैसे खाद के कारण जो नुकसान हुआ था वो नुकसान ना हो, तो ये सब चीज़ें अपनाई जा रही हैं। क्रॉप बेहतर तरीके से बेच सकें उसके लिए कर दिया गया क्रॉप को सही मात्रा में पानी मिले, क्योंकि भूजल जो दोहन हो रहा है, भूजल दोहन हो रहा है, वो बड़ा नुकसान करेगा आगे चल के, किसी बंजर हो जाएगी। तो इसलिए ड्रॉप सिस्टम भी अपनाया जा रहा है। ड्रोन हो गया, ड्रॉप हो गया है और डायरेक्ट हो गया है। तो अगर हम ये देखें कि प्रधानमंत्री की योजना डायरेक्ट ड्रोन और ड्रॉप के माध्यम से सीधे किसान भाइयों को सिंचित कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उनके भविष्य को सिंचित कर रही है, उनको फलीभूत हो रहे हैं। अब आनंद जी, आपने सही जिक्र किया सही मायनों में कि एक पूरे पैकेजिंग के तौर पर बीज बोने से लेकर के और बाजार तक, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अपने संबोधनों में कहते हैं कि बीज से लेकर बाजार तक उन्होंने तमाम तरह के योजनाओं के जरिए प्रावधान किए हैं कि किसान भाई उनसे सीधे तौर पर लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी जिक्र भी किया कि किस तरह से प्रिसीजन के साथ में, सटीकता के साथ में खेती पर जोर दिया जा रहा है और कम से कम मानव प्रयास उसमें कम से कम लगे, कि ह्यूमन एफर्ट उसमें कम से कम हो, तो मशीनीकृत किया जा रहा है खेती को, ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और अभी कई तरह के एग्री स्टार्टअप भी आ गए हैं। फसलों की कटाई को लेकर के आपके पास में आधुनिक यंत्र मौजूद हैं। आपने इजराइल का जिक्र किया, तो उसी तर्ज पर हमारे यहाँ कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो, कम खाद में जो है अच्छा यील्ड लिया जा सके, और तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हो या फिर अन्य तरह के, जैसे आपने हाल ही में घटनाओं में सुना होगा पिछले कुछ वर्षों में, जैसे टिड्डी दल का जो आक्रमण हुआ, उस तरह से उनसे बचाव के लिए कई तरह के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस नवाचार की कड़ी में, इसी नवाचार की कड़ी को मैं अगर आपसे आगे लेकर के जाना चाहूँ, तो अभी जो है भारतीय कृषि, जैसे हमेशा से माना गया कि 1960 का दशक था जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद हम धीरे धीरे आज दौर है कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और अब अभी तो हम नेट एक्सपोर्टर भी हैं अनाज में। तो किस तरह से आप अभी आगे की तरफ उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और आगे अभी जो लगातार नवाचार किए जा रहे हैं वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या हम भी एक विकसित राष्ट्र, जिस तरह से आज अमेरिका में एक वेल ड्रेस्ड अप एक किसान दिखाई देता है, क्योंकि हमारे किसान भाई भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और क्या अभी नए नवाचार किए जाने की ज़रूरत है? नवाचार की जहाँ तक बात है और अमेरिका से आपने तुलना की, तो अमेरिका की तुलना में आपको बता देते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है, राजस्थान में एक ऐसा नवाचार हुआ है कि एक बड़ी कंपनी जो फ्रेंच फ्राइज बनाती है उसके आलू, राजस्थान के जहाँ बंजर एक तरह से कहिए समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, वहाँ आलू उगाए जा रहे हैं। और
उस किसान भाई को इन्हीं सब नवाचार के माध्यम से प्रेरणा मिली और उसने नवाचार अपनी कृषि को सिस्टम बदलते हुए राजस्थान में आलू उगा रहा है, जो फ्रेंच फ्राइज जिसकी बनेगी और वो अमेरिका जाके फ्रेंच फ्राइज बनेगी। तो अब ये 9 साल में ये परिवर्तन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरी बात, दलहन फसलों का ये क्षेत्र है, राजस्थान के बारे में दलहन फसलों का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलहन फसलों और जो तिलहन फसलों को बेहतर बनाने के लिए, देखिए भरतपुर में केंद्र है, कृषि का पूरा केंद्र है तिलहन फसलों का, उसको फोकस करके कई नई वैरायटी ला रहे हैं जो कम पानी में उत्पादन कर सके। तो सबसे बड़ी बात है कि युवा जो है तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, तमाम तकनीक का उपयोग करते हुए अब खेतों की कृषि की पद्धति को ही पूरा बदल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। इसके माध्यम से वो किसानों को इकट्ठा करके समूह बनाकर, जो छोटी छोटी जोत के किसान हैं उनको इकट्ठा करके वो पर्टिकुलर एक तरह से कहिए आप संविदा पर खेत ले लेते हैं पूरा का पूरा, और उनको चूंकि फसल उनको एक बहुत मामूली रकम दे रही है, उससे बेहतर रकम उनको मिल रही है। वो अपनी कृषि भी वहीं काम भी कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, अपने हिस्से भी खेती कर रहे हैं, और जो कंपनी है उनके माल को एक एक्सपोर्ट करके उनको हिस्सा भी दे रही है। तो इस तरह की जो पद्धति है उसके माध्यम से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप बात करेंगे, कपास की बात कर लीजिए, बाजरा की बात कर लीजिए, ग्वार गम की बात कर लीजिए, ये पूरा एक मार्केट विकसित कर चुके हैं। और यही वजह है कि अब मैं कहता हूँ कि अब बागवानी में ये आता है, मेहंदी की बात कर लीजिए, तो एक पूरा का पूरा जो जिले वाइज है। देखिए इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने हम प्राउड करने के लिए उस जिले की कृषि उत्पादन किस चीज़ का बेहतर है, वो एक तरह से मार्का के रूप में पेश करने के लिए योजना चला रखी है कि हमारे ज़िले का गन्ना अच्छा है, हमारे ज़िले का गुड़ अच्छा है, हमारे ज़िले की मेहंदी अच्छी है। तो ऐसी तमाम जैसे बिरानी चना कहाँ का अच्छा है, मेहंदी कहाँ की अच्छी है, तो या मूंग कहाँ की अच्छी है, दाल मोट कहाँ की अच्छी है, अलग अलग तरह जो प्राउड, तो उसकी मार्किंग बनेगी, मार्केटिंग जब होगी और जब वो पर्टिकुलर तो जिस भी चीज़ की जो फेमस होती है वो जाके अल्टीमेटली फ़ायदा किसानों तक पहुंचता है। बीच में मार्केट है, इट्स ओके, कोई लेकिन मार्केट को तोड़ने के लिए भी मोदी जी ने इनाम शुरू कर दिया कि किसान अपनी फसल सीधे घर बैठे बेच सकता है, पारदर्शी ढंग से बेच सकता है, और जहाँ उसे ज़्यादा फायदा लगता है वो अपनी घर बैठे एकदम बेच सकता है, उस पैसे पर कीमत पर बेच सकता है। आपने जिक्र किया है कि किस तरह से अब युवा भी खेती की दिशा में बढ़ रहे हैं, और आपने सही फरमाया कि पिछले कुछ काफ़ी दिनों में, हाल ही में कोरोना काल के बाद में तो खासा स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी हुई है, और जो तकनीकी युक्त जो स्टार्टअप्स हैं वो एग्रीकल्चर में अब काफ़ी तेज़ी से प्रवेश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई है, नए युवा इसमें आ रहे हैं। अब जो एक छवि थी, मतलब एक गरीब और खेतीहर किसान की जो छवि थी, वो देश में धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं अब बदल रही है। मैं ये कहूँगा कि आप किसी बहुत छोटी जोत किसान की बात का ध्यान रखते हुए कि प्रधानमंत्री ने बहुत लघु मतलब बीज से लेकर स्वास्थ्य कार्ड से लेकर योजना शुरू की, लेकिन थोड़ी सी जैसे ही 2 हेक्टेयर से ऊपर बढ़ते हैं, 2 से 3 4 5 हेक्टेयर में, तो किसानों की स्थिति छोटे किसानों की स्थिति निश्चित रूप से बदलाव हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। लेकिन 5 हेक्टेयर के आसपास के लोगों की पूरी आप देखेंगे कि उनके कल्चर में और शहर में रहने वालों के कल्चर में मतलब कोई वो नहीं है कि उनके पास गाड़ी नहीं है, कि उनके पास लाइट नहीं है, और बहुत सारी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इन आधुनिकीकरण करते हुए परंपरागत कृषि को बचाए रखने के लिए परंपरागत प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की है। इसमें उन चीज़ों को बनाए रखना है, उन फसलों को बनाए रखना है जो हमारा इतिहास है, जो हमें पौष्टिकता देती हैं। तो ये सोच दिखाती है कि फसलों जैसे मानव में विविधता में एकता है, वैसे फसलों में भी विविधता में एकता बनी रहनी चाहिए, और वो निश्चित रूप से मानव जगत के लिए ही कल्याणकारी है। क्योंकि एक फसल जिस तरह अगर हम लगातार उगाते हैं तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए एमएसपी का भी डाइल्यूजन और अपल्यूजन चलता रहता है। तो स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए परंपरागत कृषि बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि
कोरोना काल के बाद, कोविड काल के बाद कृषि में जो रासायनिक खादों का प्रयोग रहा, उसके बजाय जो बिरानी टाइप की खेती है उस पर जोर दिया गया है, जिसमें खाद का प्रयोग ना हो, अनाज अच्छे हों। और यही वजह है कि युवा सीधे सीधे कोई भी मूल्य, अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, अच्छी शहर में रहने लोग, सभी लोग मतलब अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा खाद्यान्न चाहते हैं। तो जब अच्छा खाद्यान्न चाहते हैं तो मार्केट में बूस्ट है। उस तरह के खाद्यान्न अगर प्रोड्यूस करता है किसान, तो किसान भाई को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और उसके लिए जरूरत होती है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के संपर्क की। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है कि सरकार बीज भी उपलब्ध करा रही है, सिंचाई पद्धति भी आपको दे रही है, ड्रोन के माध्यम से आप फसल की निगरानी कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों उसमें छिड़काव कर सकते हैं, सारी तरह से बचाव कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आप जितनी बेहतर खेती करेंगे, रसायन मुक्त खेती करेंगे, उतना बेहतर फसल का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, उतना ना सिर्फ मृदा स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। यही वजह है कि पूरी स्ट्रक्चर बदल गया है। मैं उस सवाल पर भी आऊँगा। अभी हम एक बड़ा जो एक घोषणा और ऐलान देखने को मिला 2 दिन पहले, अभी हम उस पर आना चाह रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में एक बार फिर से एमएसपी में इजाफा हुआ है और इजाफा भी बहुत अच्छा इजाफा माना जाएगा। पिछले 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो मोदी सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 58% की फसलों पर बढ़ोतरी की गई है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हमारी जो खेती और हमारा किसान जो है ख़ासतौर पर सरकार पर निर्भर रहता है, उस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती है। तो अब सरकार ने कि बड़ा ऐलान किया है, जब तमाम तरह की कृषि को जो है आप देखें तो वैश्विक स्तर पर हतोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मोदी सरकार की ओर से लगातार जो पुरजोर समर्थन खेती को दिया जा रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था भी हमेशा से कृषि आधारित रही है। और पिछले 9 सालों में अगर देखें तो करीब करीब खेती बजट में, जो कृषि बजट में हमारे यहाँ करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो इसको आप आनंद जी किस तरह से देखते हैं? और आप 2014-15 में जब मोदी शपथ लिए थे प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज 9 साल बाद जो है अगर आप देखें तो दलहन में, तिलहन में, धान में जो एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है, इससे किसान भाइयों को कितना भरोसा मिलेगा और कितना उन्हें जो है फ़ायदा मिलेगा और सहारा मिलेगा? देखिए, एमएसपी जो है, एमएसपी सरकार की बाध्यता नहीं है, लेकिन मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, कृषि विविधता बनाए रखने के लिए और ये तय करने के लिए किस फसल की हमें ज़रूरत है मार्केट में, इसके लिए एमएसपी की गई है। अगर हम देखिए वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो एमएसपी इसलिए है कि कृषि की विविधता बनी रहे, मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। ऐसे में विभिन्न बार आगे पीछे फसलों को चक्र के हिसाब से एमएसपी सरकार घटाती बढ़ाती है। एक तो ये हो गया। मार्केट में ज़रूरत किस फसल की है, जैसे अभी हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादातर तिलहन आयात करते हैं, दलहन आयात करते हैं, तो धान गेहूँ हमारे पास पर्याप्त है। तो ऐसे में ऐसी फसलों का ज़्यादा मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया जाता है, जो बढ़ाया गया कि मूंग की फसल करीब उस पर 10% के आसपास उसका मूल्य बढ़ाया गया है, एमएसपी बढ़ाया गया है। और मूंग का सबसे ज़्यादा राजस्थान के लिहाज से देखें तो ये बहुत फायदे वाली बड़ी बात है। धान की भी बात करें तो धान में जो वृद्धि की गई है, 178-80 रुपये के आसपास वृद्धि हुई है, ये पिछले 1 दशक में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई है। इन सबको बैलेंस बनाए रखने के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है और एमएसपी के माध्यम से किसान भाइयों को ये बल मिलता है उत्पादन करने से पहले। मैंने कहा कि बीज से बाजार तक तो मोदी जी निर्धारित कर दिया है, लेकिन विश्वास के लेवल पर कि सरकार इस कृषि का, इस फसल का इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप मेहनत करिए, आप अपना फसल उगाइए, उत्पादन अच्छा करिए, आपको इतने पैसे मिलने की गारंटी सरकार देती है। जिस तरह आपको नोट पर लिखी होती है कि भारत के उत्तरधारक वचन देता हूं, तो ये एमएसपी सरकार के किसानों के लिए वचन है कि आपको इस फसल का प्रति कुंटल इतना रुपए मूल्य किसी भी परिस्थिति में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बड़े विश्वास है। और उससे बाजार में एक प्रतिस्पर्धा भी आती है किसानों के लिए कि जहां ज्यादा मूल्य लगेगा फिर वो वहां पे उसके फसल को बेच सकते हैं। निश्चित यही इसलिए क्योंकि बेस एक अगर बन जाता है कि इतना मूल्य मिलेगा तो मार्केट में जरूरत के अनुसार वो मतलब ली जाती है। अच्छा, इसीलिए एमएसपी में अप डाउन भी इसलिए किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि अभी धान की फसल की खरीद हुई
तो धान की फसल जो थी उससे ज़्यादा मार्केट में मांग थी, तो चूंकि इसलिए मार्केट में मांग थी और अच्छे पैसे में मांग थी, तो एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर तो भी वहाँ चले गए किसान। अगर अब एमएसपी से कम मार्केट रहती तो सरकार के पास चले जाते। तो ऐसे में सरकार देखती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो उसके अनुसार चीज़ों को डिसाइड कर देती है। जब उसके अनुसार डिसाइड कर देती है तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरह की खेती करने पर मृदा को बहुत नुकसान होता है। और तिलहन और दलहन एक ऐसी फसल है जो झगड़ा जड़ उसमें होती है, उसके माध्यम से प्रोटीन जो बनता है, राइजोबियम के माध्यम से प्रोटीन बनता है। देखो हम सभी को प्रोटीन की जबरदस्त जरूरत है। भारत के करीब 90% लोगों को प्रोटीन की जबरदस्त जरूरत, प्रोटीन और कैल्शियम। तो सरकार एक ही चीज से कई तरह के चीजें निर्धारित करती है। तो एक तो प्रोटीन उत्पादन, दाल यानी प्रोटीन का उत्पादन सरकार ने निर्धारित कर लिया। दूसरा, मृदा के स्वास्थ्य को निर्धारित कर लिया कि ये फसल उगाएंगे तो 4-5 महीने की फसल है, तो दूसरी फसल उगाएंगे तो मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी जरूरत और कृषि लाभ तीनों जुड़ते हुए नजर आते हैं एमएसपी से। देखिए भी तो जिस तरह से मैं एक आंकड़े पर नज़र डाल रहा था कि अगर अब ज्वार की बात करें तो जब मोदी सरकार आई थी तो 1530 से बढ़ा करके अब इसमें करीब इसे 3180 रुपये किया गया है। वहीं बाजरा को अगर देखें तो 1250 से 2500 रुपये हो गया है। तो एक खासी बढ़ोतरी है। अब जो किसान इस तरह के, खासतौर पर राजस्थान में इस तरह की फसलें बहुत होती हैं, तो इससे जो छोटे और सीमांत किसान हैं इनको किस तरह से संबल मिलेगा? आप ये देखिए कि ज्वार, बाजरा, रागी, इसको लेकर अभी प्रधानमंत्री में अभी ये वर्ष चल रहा है, मिलेट्स ईयर चल रहा है। ये स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बेहतरीन अनाज माने जाते हैं और इनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कृषि रासायनिक खाद या रासायनिक छिड़काव की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह है कि सरकार इसको उत्पादन पे बल दे रही है, पहली बात आप समझिए। और ये मानव जाति के लिए स्वास्थ्यकर हैं और ये कम पैसे में, कम लागत में उत्पादन होते हैं। तो यानी किसान के लिए फ़ायदा ये है कि कम लागत में उत्पादन हो रहा है, उसका मूल्य अच्छा मिल रहा है, और मानव जगत के लिए फ़ायदा ये है कि वो सबसे पौष्टिक भोजन कर रहा है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है और इसलिए कृषि की जरूरत, कृषि की मांग, कृषि करने की मांग इस तरफ भी बढ़ रही है। और उसको प्रोत्साहन के देने के लिए देखिए एक माध्यम तो होता है सर कि पुश करे कि हाँ ये चीज़ें की जाएं, इसके बीज फ्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट ट्रेवलर होता है रुपया। तो जो रुपए में सरकार ने मूल्य बढ़ा दिया उस विषय का, तो निश्चित रूप से किसान उस फसल की तरफ आकर्षित होगा, उसका उत्पादन करेगा और वो उत्पादन हमें लाभ मिलेगा और उस उत्पादन का जो मॉनेटरी फायदा है यानी पैसे में फायदा है वो किसान तक पहुंचेगा। वो सीमांत किसान चाहे उसके पास अच्छा ये बड़ी बात ये है कि ये छोटी जोत में बड़ा उत्पादन करते हैं क्योंकि इनकी फसलें बहुत मामूली उसमें होती हैं और ये ज़्यादातर मतलब एक तरह से बहुत इनके लट्ठे तक काम में आ जाते हैं, जलावन में भी काम आ जाते हैं, पशुओं के काम में आ जाते हैं। मतलब एक तरह से कई उसमें मैट्रिक्स हैं जिससे फायदा किसानों को मिलता है और इसके फसल। अच्छा, चूंकि राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ पानी की कमी है, तो ऐसी फसलों में पानी की कमी की भी दिक्कत नहीं होती है, तो इससे फायदा मिलता है और यही फायदा सरकार किसान तक पहुंचाना चाहती है। और इसीलिए हमारे देश की ज़मीन को देखते हुए, हमारे खेती के स्वभाव को देखते हुए और ज़रूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये भरपूर जोर इस बार इसको मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया और काफ़ी इस तरह से सरकार के स्तर पर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और मोटे अनाज हमारे यहाँ पे हमेशा से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने गए। अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लेना चाह रहा था आपसे आनंद जी की जिस तरह से एमएसपी को अभी सरकार ने छोटे और लघु किसानों को एक बड़ा फ़ायदा मिलता है एमएसपी के इंक्रीमेंट से, तो जो कृषि कानून लाए गए थे आपको याद होगा जब एक बड़ा जो विरोधाभास पैदा हुआ देश में और एक लंबा किसानों के एक आंदोलन भी चला देश में, लेकिन वही फ़ायदा अब सामने आ रहा है कि कृषि कानूनों के ज़रिए जो सरकार फ़ायदा देना चाह रही थी वो एमएसपी के ज़रिए सरकार ने साफ अपनी मंशा जाहिर की कि हम किसानों के हित की बात कर रहे थे और उन कानूनों का भी उस किसानों के हित में ही था और अब वो एमएसपी के ज़रिए भी सामने आया है। तो ये अब ख़ास तौर पर देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कृषि जो है सरकार की प्राथमिकता है, उसे नवाचार के ज़रिए बढ़ाया जा रहा है, उसे एमएसपी के ज़रिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस श्रृंखला में अब आप मानते हैं कि जिस तरह से जो एक गलतफहमियां पैदा हुई थी कृषि कानूनों को लेकर के और काफ़ी किसानों का एक धड़ा जो है सरकार के खिलाफ हो गया था, अब काफ़ी तरह की गलतफहमियां इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगी? किसान का धड़ा कहना मतलब मुझे लगता है कि नहीं होगा। किसान का एक किसान नेताओं का एक धड़ा कह सकते हैं। किसान की जो बात थी कि देखिए किसानों की जो असली बात थी
किसानों की जरूरत क्या है? बीज, पानी, खाद, उत्पादन का बिक जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से इन चारों पांचों सेगमेंट को पूरा कर दिया है। इसमें किसी भी नेता की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात जो बात थी कि एमएसपी की बात, जिसमें 17 अनाज आपके, 5 दलहन की फसलें और 7 तिलहन की फसलें निर्धारित की जाती हैं और उनका रेट निर्धारित होता है। तो इनमें इनका जो एमएसपी था उसको लेकर एक छोटा इशू आ रहा था कि निर्धारित होगी नहीं निर्धारित होगी, वो बात थी। तो उसके अब जो निर्धारित करके, न केवल निर्धारित करके बल्कि बाजार को देखते हुए तमाम गुणवत्ता, मतलब अब मैं बताऊँ एमएसपी का निर्धारण आपकी जिले से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का सम्मिश्रण करते हुए, लागत क्या आ रही है, लागत में क्या एड ऑन हुआ है कि किसान का, इन सबको जो देखते हुए कृषि विभाग का एक आयोग है वो निर्धारित करता है कि इस बार एमएसपी का मूल्य क्या होगा, एमएसपी क्या होगी। तो एमएसपी जो निर्धारित कर दी गई है उसके माध्यम से पूरी तरह से साफ हो गया है कि किसान के हित की बात सरकार हमेशा ध्यान रखती है और रखेगी और हमेशा फायदा उन तक पहुंचता रहेगा। इसके बारे में कहीं कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। कानून जो बनाए गए थे वो जिस तरह एमएसपी आपको कुछ चीज़ों की गारंटी देती है, सरकार गारंटी देती है कि आपका फसल इस मूल्य पे बाजार में खरीदा ही जाएगा, कृषि कानून उसी तरह के किसान भाइयों के लिए गारंटी थे। जो तमाम तरह की पेचीदगियां हैं वो समाप्त हो रही थी। ठीक है, अब उसमें राजनीतिक विरोध या एक पर्टिकुलर किसानों का धड़ा, लेकिन वो यही वजह थी कि सरकार ने उनको रोल बैक किया और अब जाकर के वो बताया कि भाई एमएसपी के जरिए हम वही किसानों की भलाई चाह रहे थे और अब सामने भी आया। हम आखिरी पड़ाव पर हैं कार्यक्रम के। आनंद जी, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल लेना चाह रहा था कि जिस तरह से इस तरह क्रांतिकारी बदलावों की और मोदी सरकार के कार्यकाल में खेती में बढ़ा जा रहा है, आगे आप किस तरह के सुधार देखते हैं और मृदा संरक्षण को लेकर के या फिर किसानों की आय की बढ़ोतरी को लेकर के, और आपका किसानों को क्या संदेश है कि वे किस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि खेती में कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अगर हम देखें तो छोटी जोत को लेकर आ रही है। राजस्थान में तो कृषि बड़े बड़े पैमाने में पहले, बाकी अगर देश की बात करें तो छोटी जोत को लेकर आ रही। किसान भाइयों को कहीं ना कहीं मार्केट में रिसर्च करके टाई अप करना होगा स्टार्टअप से, या जो मार्केट कि कहीं ना कहीं वो टाई अप आपको निर्धारित करना होगा कि 5, 7 या 10 लोग मिलकर, जो जिनके पास 2-2 बीघे खेत हैं, 3 में, सब लोग मिलकर एक पर्टिकुलर जो मार्केट बेस्ड है उसकी खेती करें। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो उस क्षेत्र की है नमी है या उसकी मृदा है, संरक्षण करते हुए कृषि विज्ञान की सहायता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सहायता लें, अच्छा उत्पादन करें, अच्छी चीजें उत्पादन करें। और बाजार के लिए तो मोदी जी ने इनाम बना रखा है, आपको फसल बिकेगी, बीज से बाजार तक पूरा सरकार ने इंतजाम किया। तो आनंद जी जिस तरह से बता रहे थे कि पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार में जिस तरह से योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं जो किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, वे आगे भी जारी रहेंगी और किसान भाई किस तरह से अपनी खेती में और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर सकते हैं। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये था बीच बहस का ये अंक। अगले अंक में एक बार नए विषय के साथ में फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी समाचारों के साथ। नमस्कार।